हाँ, वो फिर उसको वो नए की अपेक्षा में ले जाते हैं, भावी नैगम नए, यानी भावी काल में उसकी पर्याय प्रकट होगी तो फिर उसको कह दिया। अब सेठ का बेटा है तो बोलेगी, सेठ जी बोलते हैं, कुछ नौकर लोग उनको भी सेठ जी बोलते हैं। अगर सेठ पूछेगी क्यों सेठ बोल रहे हो इसको, सेठ तो मैं हूं, बोलेगी नहीं सेठ जी ये छोटे सेठ है, भावी सेठ। वैसे मेडिकल कॉलेज में जिसका एडमिशन होता है, सीनियर लोग बोलते हैं आइए डॉक्टर साहब। अभी डॉक्टर साहब तो बहुत दिनों बाद बनना है, बहुत वर्षों बाद, लेकिन फिर भी बनने वाले हो इसलिए वैसा कथन हो जाता है। या फिर जो चीज़ पहले थी उसका भी वर्तमान में प्रचलन हो जाता है। कोई मास्टर जी रिटायर हो गया, आज भी उनको मास्टर जी बोलते हैं। बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है, मास्टर जी को मास्टर जी बोला जाता है। और फिर और भी ऐसे कई दृष्टांत आपको मिल जाएंगे। लौकिक क्षेत्र में बहुत से ऐसे नमूने आपको मिलेंगे कि कोई चीज़ जो पहले थी आज नहीं है, तो भी आज उसको उसी तरीके से व्यवहार में कहा जाता है। तो ये 4 निक्षेप हो गए। तद यथा में फिर इसका खुलासा आगे किया जाएगा, अभी इसको इतना ही रखते हैं। तो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 प्रकार के निक्षेप हो गए। नाम निक्षेप में क्या था, गुणों पर ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ व्यवहार चलाने के लिए कोई नाम रख दिया जाता है किसी चीज का। जीव का नाम रख दिया, या फिर कोई अजीब वस्तु है उसका भी कुछ नाम रख सकते हैं। जेरोक्स, जेरोक्स नाम रख दिया। अब जेरोक्स क्या चीज है? जेरोक्स वास्तव में एक मशीन है जिसमें फोटोकॉपीज होती है, लेकिन क्या बोलते हैं, जेरोक्स ले आओ जरा। अब जेरोक्स ले आओ तो मशीन ले आओ क्या? वो ऐसा प्रचलन हो जाता है। उस कागज के टुकड़ों का नाम भी आपने जिसमें फोटोकॉपी की गई है, जेरोक्स नाम चला दिया। जेरोक्स तो वास्तव में क्या है, उस मशीन का नाम है, उस कंपनी का नाम है कहना चाहिए जहां से वो मशीन आती फोटोकॉपी की। तो इस प्रकार नाम निक्षेप। फिर स्थापना निक्षेप में किसी वस्तु में किसी और की कल्पना कर लेना, मान्यता कर लेना, वो स्थापना निक्षेप है। द्रव्य निक्षेप में भावी या भूतकालीन किसी पर्याय को लेकर वर्तमान में उसका वैसा प्रस्तुतिकरण करना। इंद्र जब भगवान की स्तुति करता है अभिषेक के बाद, तो फिर यही कहता है कि आप 3 लोक के नाथ हैं। और जितने विशेषण हैं, बहुत सारे विशेषण लगा लेता है वो। तो वो द्रव्य जिन की अपेक्षा से वैसा करता है, और भाव जिन की अपेक्षा से विचार करो तो वो विशेषण कहाँ लागू होंगे? आप सर्वज्ञ हैं, जगत का कल्याण करने वाले हैं, ये क्या उस बालक पर्याय में लागू हो सकते हैं? नहीं। कौन सी पर्याय में लागू होंगे? जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, समवसरण की रचना होगी, 13वां गुणस्थान हो जाएगा, तब जाकर के वो सारी बातें घटित होंगी। तो इस प्रकार ये 4 निक्षेप होते हैं। इन निक्षेपों के माध्यम से जीवादि तत्व और सम्यक दर्शन आदि को प्रस्तुत किया जाता है, ताकि लोक व्यवहार में कोई कंफ्यूजन न हो। व्यभिचार निवृत्त्यर्थम, ये जो शब्द था, इसका मतलब क्या हुआ कि उलझन न हो जाए सुनने वाले को, बात एकदम स्पष्ट हो। इसलिए इन निक्षेपों का आलंबन लेकर के जीवादिक का वर्णन ग्रंथों में आचार्य परमेष्ठी करते हैं। पांचवा सूत्र है इस पुराने संस्करण में, पृष्ठ 17 है। चार निक्षेपों का कथन है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। निक्षेप का अर्थ होता है न्यास, रखना, प्रस्तुत करना। तो 4 का स्वरूप अपन ने देखा। नाम निक्षेप किसको कहते हैं, स्थापना किसको कहते हैं, द्रव्य और भाव। अब उसी का खुलासा कर रहे हैं, विस्तार से समझा रहे। तद यथा, वो इस प्रकार है। नाम जीव है, स्थापना जीवो, द्रव्य जीवो, भाव जीव इति चतुर्था जीव शब्दार्थो न्यस्यते। जीव शब्द के 4 प्रकार से अर्थ उपस्थित किए जा सकते हैं। नाम जीव है, यानी जो जीव शब्द है किसी के भी लिए नाम रूप में रख दिया जाए, नाम जीव हो गया।
फिर स्थापना जीव। अब स्थापना जीव का मतलब किसी भी वस्तु, इसको कह दिया जीव, स्थापना जीव हो गया। द्रव्य जीवो, भावी, इसका खुलासा देखिए आगे दे रहे हैं। जीवन गुणमनपेक्ष यस्य कस्यचिन नामक क्रियमाणम नाम जीव। जीवन गुण की अपेक्षा न करके जिस किसी का जो नाम किया जाता है, किसी का नाम जीवन लाल है, जीवनधर है, जीव कुमार है, जीवक है, नाम रख दिया, नाम जीव हो गया। अक्ष निक्षेपादिशु जीव इति वा, मनुष्य जीव इति वा व्यवस्थाप्यमान स्थापना जीव। अक्ष निक्षेप आदि माने गोटे वगैरह जो होते हैं शतरंज वगैरह के, उनमें ये जीव है। इस प्रकार से अपन ने कह दिया, वो स्थापना जीव हो गया। हाँ वो तो हो ही जाती है, कुछ स्थापना। अब देखिए आगे शायद दिया हो, तदाकार अतदाकार इसमें नहीं है। फोटो जो है बिल्कुल वैसे आकार वाला है, और फिर इमेज यानी स्टैचू या आइडल प्रतिमा, वो तो बिल्कुल ही 3 डायमेंशनली वैसा है, मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई वगैरह भी बिल्कुल उस आकार के समान होती है। तो स्थापना इस प्रकार भी होती है, मनुष्य जीव इति वा, या फिर ये मनुष्य जीव है, इस प्रकार से भी स्थापना हो जाती है। फोटो एक देश तदाकार है, पूर्णतः तदाकार तो नहीं कह सकते क्योंकि उसमें 2 डायमेंशन है। जो प्रतिमा है जैसे स्टैचू हो गया, तो उसमें मतलब आकार प्रकार भी आ जाता है पूरा प्रतिमा में। फोटो में तो सिर्फ उसका उतना एक कागज पर आने योग्य आकार बनता है। मनुष्य जीव इति वा व्यवस्थाप्यमान स्थापना जीव। मनुष्य जीव है इस प्रकार से स्थापित कर देना, व्यवस्थापित किया गया मनुष्य जीव स्थापना जीव है। यानी उसमें मनुष्य आकृति की अपेक्षा कर ली। द्रव्य जीवो द्विविधा, द्रव्य जीव के 2 भेद हैं। अब पहले तो अपन ये याद करो कि इनकी परिभाषाएं क्या थी। नाम की तो परिभाषा अपन जानते हैं कि गुण न होते हुए भी किसी का कोई नाम रख दिया तो वो नाम निक्षेप हो गया। जैसे जीव कह दिया, किसी का नाम जीव रख दिया तो फिर वो शुद्धात्मा नाम रख दिया, किसी का सिद्ध रख दिया नाम, तो वो नाम जीव हो गया। फिर स्थापना में क्या कहा था कि किसी अन्य वस्तु में किसी और की स्थापना कर लेना, उसकी कल्पना कर लेना, वो स्थापना जीव है। अब स्थापना जीव में यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा अक्ष निक्षेप आदिषु जीव इति वा। अक्ष निक्षेप आदि, अक्ष निक्षेप यानी शतरंज के जो गोटे वगैरह होते हैं उनमें जीव इस प्रकार से, किसी शतरंज की बात नहीं कर रहे, ये तो एक उदाहरण था शतरंज का, लेकिन ऐसी किसी भी वस्तु में जीव इस प्रकार से स्थापित कर दो तो वो स्थापना जीव है। मनुष्य जीव इति वा व्यवस्थाप्यमान स्थापना जीव, अथवा उसकी मनुष्य रूप में स्थापना कर लो, देव जीव है, देव जीव के रूप में कर लो, फिर और किसी भी रूप में कर लो, तो वो सब स्थापना जीव है। जैसे जिनेंद्र भगवान की स्थापना होती है तो वो जिन स्थापना हो गई। उसी प्रकार कहीं किसी मनुष्य की स्थापना, जैसे कई मंदिरों में भगवान के आसपास वो चंवर ढुराने वाले देव रहते हैं तो वो देव जीव है, वो स्थापना हो गई देवों की। इसी प्रकार
कहीं मनुष्य की भी स्थापना हो जाती है स्टैचूज वगैरह में, चौराहे पर जो खड़े हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी या किसी की भी स्थापना हो सकती है, तो वो स्थापना जीव हो जाते हैं, मनुष्य जीव। नहीं, लेकिन आदि शब्द में सब कुछ आना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अक्षय निक्षेप, अब ये अतदाकार भी हो सकता है, तदाकार भी हो सकता है। स्टैचू के रूप में होगा तो फिर तदाकार हो गया। तदाकार का मतलब उसके जैसा आकार, और अतदाकार का मतलब आकार तो नहीं है लेकिन किसी चीज में कुछ ऐसी स्थापना कर दी। जैसे प्यादे हैं चेस खेलते समय, शतरंज में, तो वो जो प्यादे माने पैदल सिपाही, वो पैदल सिपाही जो है उनका आकार क्या पैदल सिपाही जैसा लगता है? कहीं किसी चेस बोर्ड पे बना दो तो बात अलग है, लेकिन सामान्यतः एक जो हर जगह चेस चलती है उसमें वो जो आकार रहता है वो एकदम वैसा, एकदम तदाकार नहीं लगता। वैसे हाथी का आकार देख लो आप चेस में, वो भी वैसा नहीं लगता तदाकार। कहीं बन जाए तो बन जाए, वजीर का आकार है। अब कहीं पर ऐसे दाढ़ी वाले बनाते वजीर वो तदाकार हो गया, और कहीं पर वैसे ही बना देते हैं, अतदाकार। तो आदि शब्द में इसको लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि स्थापना में कुछ छोड़ा तो नहीं जा सकता, निक्षेप का जहां वर्णन है। अब द्रव्य जीवो द्विविध है। द्रव्य का क्या कहा था कि जो द्रुतम और द्रोष्यते, दो बातें कही थी। जो कभी पहले उस पर्याय को प्राप्त कर चुका है या भविष्य में उस पर्याय को प्राप्त करने वाला है, उसका प्रस्तुतिकरण करना, उसका निक्षेप करना द्रव्य निक्षेप है। तो उसका देखिए यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं। द्रव्य जीवो द्विविधा, द्रव्य जीव दो प्रकार का है। आगम द्रव्य जीवो नो आगम द्रव्य जीवश्चेति। आगम द्रव्य जीव और नो आगम द्रव्य जीव, शब्दों से घबराना मत, क्योंकि इस सूत्र के शब्दों से, इस व्याख्या के शब्दों से हम बरसों तक डरते रहे। तो सिर्फ नाम है वो समझाने के लिए। द्रव्य जीव के दो भेद हैं, आगम द्रव्य जीव, नो आगम द्रव्य जीव। तत्र उनमें आगम द्रव्य जीव कौन सा है? तो बोले जीव प्रावृत ज्ञाई, मनुष्य जीव प्रावृत ज्ञाई वा अनुपयुक्त आत्मा आगम द्रव्य जीव। आगम का मतलब शास्त्र, जिनवाणी। अब आगम द्रव्य जीव उसको कहेंगे जिस जीव को आगम की जानकारी है, या फिर मनुष्य संबंधी, मनुष्य गति की पूरी जानकारी है, लेकिन उसका ध्यान उस तरफ नहीं है, तो द्रव्य जीव हो गया। ध्यान उस तरफ हो जाए तो फिर वो भाव निक्षेप लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। भाव में क्या होता है कि उस समय वहां पर उस रूप परिणमन करने लग जाए। आगे पीछे परिणमन करने का मतलब द्रव्य निक्षेप हो गया। और भाव में क्या है? वर्तमान में वैसा परिणमन करना। तो उसको ज्ञान है जीव के बारे में, शास्त्रों में क्या क्या बातें आई है जीव संबंधी, उसका ज्ञान तो है, लेकिन अभी उसका ध्यान उस तरफ नहीं है, अनुपयुक्त है। उसको कहेंगे आगम द्रव्य जीव। अब आगे आगम भाव जीव में वो बात आ जाएगी कि आगम को जानता है और फिर उसका ध्यान भी उधर ही लगा हुआ है, तो वो आगम भाव जीव हो जाएगा। क्योंकि भाव निक्षेप में क्या होता है कि उस पर्याय रूप परिणमन अपेक्षित होता है। नो आगम द्रव्य जीवस्त्रेधा। अब नो आगम द्रव्य जीव के तीन भेद हैं। आगम द्रव्य जीव का तो अर्थ ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा होगा, शायद आपको थोड़ा लग रहा होगा। आगम का मतलब शास्त्र, और द्रव्य जीव के साथ आगम शब्द जोड़ा है। मतलब ये हुआ कि जीव संबंधी आगम को वो जान तो रहा है, लेकिन अभी उसका ध्यान कहीं और है। भोजन कर रहा हो, स्नान कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, किसी और कार्य में व्यस्त है, लेकिन आगम संबंधी उसको जानकारी है, तो फिर वो आगम द्रव्य जीव है। लग सकता है, क्यों नहीं, वो तो लगाना ही है। क्या है कि ये तो अपने को बता रहे हैं कि ये जैसे जीव, अजीव, आश्रव, बंध, इन सब का बना सकते हैं ना। ये तो एक नमूना दे रहे हैं जीव का। तो नो आगम द्रव्य जीव के तीन भेद हैं। व्यवतिष्ठते, त्रेधा व्यवतिष्ठते।
तीन प्रकार से व्यवस्थित रहता है नो आगम द्रव्य जीव। ज्ञायक शरीर, जानने वाले का शरीर, क्योंकि शरीर जो है नो कर्म है। अब यहाँ पर नो आगम द्रव्य जीव की बात कर रहे हैं, तो फिर उस जीव का शरीर, ज्ञायक शरीर, जानने वाले का शरीर, फिर भावी मतलब भविष्य काल में जो मिलने वाला है, और तद व्यतिरिक्त, इन दो को छोड़ करके, न्यायिक शरीर को भी छोड़ दो और भावी को भी छोड़ दो, तो ऐसे तीन भेद बन जाएंगे। अब इसके बाद फिर कह रहे हैं तत्र ज्ञातुर शरीरम, ज्ञातुर यत् शरीरम, उसमें ज्ञाता का जो शरीर है, त्रिकाल गोचरम, तीन काल से संबंध रखने वाला, तत् ज्ञायक शरीरम, वह ज्ञायक शरीर कहलाता है। सामान्यापेक्षया, सामान्य की अपेक्षा से, नो आगम भावी जीवो नास्ति, नो आगम भावी जीव तो सामान्यतः हो नहीं सकता। और जीव सामान्य से सदा भी विद्यमानत्वात्, कारण क्या है? क्योंकि सामान्यतः तो जीव तो हमेशा रहता है, उसको भावी कैसे बनाओगे? लेकिन विशेषापेक्षया तो अस्ति, किंतु विशेष की अपेक्षा से तो उसमें बन सकता है। जैसे उदाहरण क्या दिया? गत्यंतरे जीवो व्यवस्थितो मनुष्य भव प्राप्तिम प्रत्यभिमुखो मनुष्य भावी जीव। किसी और गति वाला जीव जब मनुष्य भाव को प्राप्त करने के अभिमुख होता है, तो फिर वो मनुष्य भावी जीव कहलाता है। या फिर अपना जीव किसी अगली गति में जाने को तैयार हो, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि देव भावी जीव है अपने जीव को। अभी वर्तमान में तो नहीं है देव, लेकिन बनने वाला है, तो वो भावी जीव कहलाता है। अब ये गतियों की अपेक्षा लेने पर ही ऐसे भेद बन सकते हैं, नहीं तो भावी जीव नाम की कोई वस्तु सामान्यतः तो हो नहीं सकती, क्योंकि जीव तीनों काल में पाया जाता है। भावी कैसे बनेगा? आगे बन जाए जीव, ऐसा तो नहीं है। जीव तो अनादि निधन है, पर्याय की अपेक्षा से बना सकते हैं। भावी तीर्थंकर, श्रेणिक राजा का जीव, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। श्रेणिक राजा का जीव क्या है? भावी तीर्थंकर। आगम में जिनका नाम है भावी तीर्थंकर के रूप में, उन्हीं को अपन ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी को भी भावी तीर्थंकर मान लो तो दिक्कत हो जाए, है ना? और हो जाता है कभी कभी, क्या अति भक्ति के कारण या भावना के अतिरेक वश किसी से कोई अत्यधिक प्रभावित हो जाता है, तो फिर उस प्रभाव को व्यक्त करता हुआ बोल देता है कि अरे ये तो तुम तो तीर्थंकर बनने वाला हो भाई, तुम्हारे परिणामों को देख करके। अब भले वो मना परिज्ञानी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब जो है ये सिद्धांत नहीं है। प्रशंसा वचन में भी कह दो तो भी शास्त्र उसकी अनुमति नहीं देता कि भाई किसी की ऐसी प्रशंसा करो कि जो बिल्कुल उसमें घटित न होती हो, वो उचित नहीं है। पर फिर भी अगर कर देता है कोई तो क्या कर सकते हैं? शास्त्र में तो उसका विधान नहीं है कि किसी को भी अपन तीर्थंकर कह सके। अब फिर उसकी पुष्टि के लिए फिर लोग दुनिया भर का एक विस्तार करते हैं, तो वो जो विस्तार होता है, वो विस्तार उसका मूल पकड़ना चाहिए कि मूल क्या है, आधार। बिना प्रमाण के कोई बात करना सत्य वार्ता की श्रेणी में नहीं आती। तद व्यतिरिक्त कर्म नोकर्म विकल्प। अब जो जीव द्रव्य है उससे व्यतिरिक्त यानी पृथक कोई वस्तु हो, लेकिन जीव से संबंध होना चाहिए उसका, तो उसको कर्म और नोकर्म के भेद से ग्रहण किया जा सकता है। भाव जीवो द्विविध। अब भाव जीव के दो भेद हैं। मनुष्य जीव प्रावृत विषयो उपयोग युक्तो व आत्मा आगम भाव जीव। एक लाइन छूटी है, ऐसे ही लग रहा था हमें। भाव जीवो द्विविध, आगम भाव जीवो नो आगम भाव जीवश्चेति। दो प्रकार के भेद हैं उसके, आगम भाव जीव और नो आगम भाव जीव। तो तत्र जीव प्राभृत विषयोपयोगाविष्टो, जीव प्राभृत के विषय में उपयोग से आविष्ट, अर्थात जिसका ध्यान, देखो वो जान रहा है जीव प्राभृत को, जीव संबंधी जो प्राभृत ग्रंथ है
उसकी जानकारी है उसको, और जानकारी होने के साथ साथ उसका ध्यान भी उसी में है। अथवा मनुष्य जीव प्रावृत्त विषयोपयोग युक्तो वा, मनुष्य जीव प्रावृत्त से संबंधी उसको ज्ञान है और ध्यान भी उसी में लगा हुआ है, उपयोग उसका उसी में हो, तो ऐसा जो आत्मा है वह आगम भाव जीव, आगम भाव जीव कहलाता है। यानी आगम को भी जान रहा है और उसका भाव भी उसी में, उपयोग भी, ध्यान भी वहीं पर है। फिर जीवन पर्यायीण मनुष्य जीवत्व पर्यायीण व समाविष्ट आत्मा नो आगम भाव जीव, जीवन पर्याय से समाविष्ट अथवा मनुष्य जीवत्व पर्याय से युक्त जो आत्मा है वह नो आगम भाव जीव है। एवं इतरेषाम अपि पदार्थानाम नामादि निक्षेप विधिर नियोज्य, इस तरह अन्य पदार्थों के साथ भी नामादिक निक्षेपों की विधि को जोड़ लेना चाहिए। स किमर्थ, क्या आवश्यकता है, नामादिक निक्षेपों की जरूरत क्या है? तो आचार्य कहते हैं अप्रकृत निराकरणाय, जो अप्रासंगिक बात है उसका निराकरण हो जाए, और प्रकृति निरूपणाय च, जो प्रकरण में है उसका निरूपण हो जाए। मतलब क्या है कि जो अप्रासंगिक बात है उसका निषेध होना चाहिए और जो प्रासंगिक है उसका निरूपण होना चाहिए। इसलिए इस विधि से वर्णन जब करते हैं तो फिर बिल्कुल बात स्पष्ट समझ में आ जाती है कि भाई ऐसा है और ऐसा नहीं है। निक्षेप विधिना शब्दार्थ प्रस्तीर्यते, निक्षेप विधि द्वारा शब्दार्थ को विस्तृत किया जाता है। तत्शब्द ग्रहणम किमर्थम, सूत्र में तत्शब्द का ग्रहण किमर्थम, क्यों किया? सूत्र में तत्शब्द मिला, देखो आप, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तत्न्यास, तो तन्यास बन गया संधि होने से, तो वो तत्शब्द सूत्र में क्यों ग्रहण किया? तो उसका उत्तर दे रहे हैं सर्व संग्रहार्थम, सबका संग्रह करने के लिए। सबका यानी पिछले सूत्रों में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आए थे, और पिछले सूत्र में जीव अजीव आश्रव बंध भी आए थे, इन सब का संग्रह करने के लिए। तत् माने तेषाम, सम्यक दर्शनादीनाम जीवादीनाम न्यासः येन भवति, तो वो सबका संग्रह करने के लिए। असति ही तत्शब्द, अब देखिए अगर तत्शब्द असति न होवे तब क्या होगा? तो तत्शब्द के न होने पर ही शब्द का अर्थ यहां पर क्योंकि, ही शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक ही का अर्थ निश्चय भी होता है कि ऐसा ही है, और फिर दूसरा अर्थ ही शब्द का क्योंकि ये भी होता है। तो यहां पर क्या अर्थ लेना? क्योंकि तत्शब्द असति, तत्शब्द के न होने पर सम्यक दर्शनादीनाम प्रधानानामेव न्यासेन अभिसंबंध स्यात्, तो फिर जो प्रमुख है इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में मुख्यता किसकी है? मोक्ष मार्ग की, तो फिर उन तीनों का ही ग्रहण होगा। किन तीनों का? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का। तद विषय भावेन उपगृहीतानाम जीवादीनाम अप्रधानानाम न स्यात्, उसके विषय भाव रूप से जो उपगृहीत हैं, ग्रहण किए गए जीवादिक हैं। अब सम्यक दर्शन का विषय क्या है? जीवादि, तो वो छूट जाएंगे, उनकी मुख्यता नहीं रहेगी। इसलिए तत्शब्द से सबको ग्रहण करना है। तत्शब्द ग्रहणे पुनः क्रियमाणे, तत्शब्द ग्रहण करने पर सति सामर्थ्यात, सामर्थ्य से माने अर्थ निकालने की जो सामर्थ्य होती है उससे प्रधानानाम अप्रधानानाम च, प्रधानों का और अप्रधानों का, प्रधानों का मतलब जो मुख्य है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इस ग्रंथ में मुख्यता इनकी है, और अप्रधान यानी जीवादि, तो इनका ग्रहणम सिद्धम भवति, ग्रहण सिद्ध हो जाता है। एवं नामादिभिः प्रस्तीर्णानाम अधिकृतानाम तत्वाधिगमः कुतः, इस प्रकार नामादिक के माध्यम से इन चार निक्षेपों के द्वारा प्रस्तीर्णानाम, प्रस्तुत किए गए, अधिकृतानाम, जो इस अधिकरण में अर्थात जो अधिकृत प्रकरण को प्राप्त हैं, उनके तत्वाधिगम कुतः स्यात्, तत्वों का, उनके स्वरूप का
ज्ञान कैसे हो सकता है? ये तो प्रस्तुति हो गई, अब इनका ज्ञान कैसे हो, कैसे समझेगी प्रस्तुत की हुई वस्तु का क्या स्वरूप है? इति अत इदम उच्यते, इसलिए इदम यानी यह सूत्र, अगला जो सूत्र है वो उच्यते कहा जाता है। नहीं, श्रद्धान रूप परिणमन है उसका। भाव अरहंत कैसे कहोगे उसको? लिखा है अरहंत का ज्ञान कर रहा है, ध्यान कर रहा है। महेश ध्यानाविष्ट किसमें? प्रवचन सार में कि समय सार में? समय सार में, ठीक है। अमृतचंद स्वामी। तो अब उनके स्वरूप को कैसे जाना जाए? जो चार निक्षेपों से प्रस्तुत जीवादि पदार्थ है या सम्यक दर्शन आदि है, इनके स्वरूप को जानने का उपाय क्या है, कैसे जाने? तो आचार्य कहते हैं, उमा स्वामी आचार्य, प्रमाण नयई रधिगमः, प्रमाणों से और नयों से अधिगमः, अधिगम अर्थात ज्ञान होता है, तत्वार्थावबोध अधिगमः, उन तत्वार्थों का अवबोध होता है, उनकी जानकारी प्राप्त होती है प्रमाणों से और नयों से। अब इसके आगे प्रमाण और नयों का भी वर्णन आने वाला है। नामादि निक्षेप विधिनोपक्षिप्तानाम जीवादीनाम तत्वं प्रमाणाभ्याम नयैश्चाधिगम्यते, नामादिक निक्षेपों की विधि से उपक्षिप्त माने उपस्थित किए गए जीवादिकों के स्वरूप को प्रमाणाभ्याम नयाभ्याम, नये ही, प्रमाणाभ्याम माने दो प्रकार के प्रमाणों से और नये ही माने 7 प्रकार के नयों द्वारा अधिगम्यते जाना जाता है। 2 प्रकार के प्रमाण अपन जानते ही हैं, मतलब पहले जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो उनको इसकी जानकारी होगी कि प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण भी होता है और परोक्ष प्रमाण भी होता है। तो 2 प्रकार के प्रमाणों द्वारा और नयैश्च 7 प्रकार के नयों द्वारा